गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो सोशल साइंस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 9th का टॉपिक है, जिसका नाम है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 1 सेकेंड, मैं इसको ज़रा होल्ड कर लेता हूँ, क्या है ना, मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है। ओके, सो आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऐसे ही होल्ड करता हूँ। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पार्लियामेंट के दो अलग अलग हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। दो हाउसेस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पार्लियामेंट की नींव है। ठीक है, पार्लियामेंट इन्हीं दो हाउसेस के बेसिस पर काम करता है। और पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट की ये दो हाउसेस हैं, इनका इंडिया की लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये जो दो हाउसेस हैं, इनका सिर्फ लॉ मेकिंग प्रोसेस पर, डिसीजन पर काम नहीं होता, इनके कई सारे और भी रोल हैं। ठीक है, दो हाउसेस हैं। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, पार्लियामेंट का एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका, एक तरफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, या हम लोग इसको चैम्बर्स के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, चैम्बर्स, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर चैम्बर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर चैम्बर, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इज द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा इज द लोअर चैम्बर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि वाई लोकसभा इज कॉल्ड लोअर चैम्बर एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर चैम्बर। क्यों लोकसभा को लोअर चैम्बर के नाम से बुलाते हैं, राज्यसभा को अपर चैम्बर के नाम से बुलाते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है दिमाग में। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि अल्टीमेटली हमें यही समझना है कि जो दोनों हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, दोनों हाउसेस के जो काम हैं, रोल हैं, कई बार उनके आधार पर हम बता देते हैं कि लोकसभा राज्यसभा को उनके इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, और साथ साथ कई और भी रोल्स हैं। कई बार कहने की तरीके से बोल दिया जाता है कि लोकसभा इज़ द लोअर चैम्बर और राज्यसभा अपर चैम्बर। कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं जनरल सेंस में। ठीक है, बातचीत के बर्ताव से बता देते हैं कि हाँ, जो लोकसभा होती है वो लोअर चैम्बर होती है, जो राज्यसभा होती है वो अपर चैम्बर होती है। एक और होता है पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट भी एक हिस्सा होता है। अभी मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इन दोनों को समझना है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को समझना है। लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउसेज हैं। ये बेसिकली जो इनका जो रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर, या पार्लियामेंट के अंदर जो ये काम करती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा जो लोअर चैम्बर कहलाती है, इसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर हाउस बोल सकते हैं इसको, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, इसको दूसरे नाम से हम लोग अपर हाउस भी बुला सकते हैं और लोअर हाउस भी नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है लोकसभा राज्यसभा के केस में, ठीक है, लोकसभा, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या यूँ सुनो कि इसके नाम में जरा सा गौर किया जाए, इसके नाम में देखा जाए तो यहाँ लिखा है लोकसभा।
तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये जो इसके नाम में छिपा हुआ था वो था हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। अब देखिए, ये जो सभा या जो ये पार्ट है पार्लियामेंट का, इसके अंदर वैसे तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, मतलब जो हार्ड स्ट्रक्चर है, जो इसकी दीवारें हैं, वो तो दोनों की सेम ही रहेंगी। ठीक है, वो एक तरीके का, ये भी एक तरीके का रूम है, ये भी एक तरीके की रूम है जहाँ पर लोग बैठते हैं। अब उन लोगों के बारे में जो हम जानते हैं वो किस तरीके की सभा होती है। सभा मतलब जहाँ पर गैदरिंग हो। ठीक है, वेयर द पीपल गैदर्स, वेयर विच काइंड ऑफ पीपल गैदर्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वही मैं बात करूँगा कि हाउस ऑफ पीपल इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये इंसानों के का जो लोग हैं, जनता है, वो उनका एक तरीके का घर है ये। क्यों? क्योंकि जो इसमें लोग आते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, मेंबर जो इसके होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए होते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही आते हैं, चुने गए लोगों के, आम जनता द्वारा चुने गए लोग आते हैं इसके अंदर बैठते हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर हो गए, काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है, और जितने भी पार्टी लीडर, ठीक है, अलग अलग पार्टी लीडर जो इलेक्टेड हैं, जो चुने गए हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जनता के लिए ही है। जनता अपने द्वारा चुने गए लोगों को भेजती हैं यहाँ पर लोकसभा के अंदर। ठीक है, इसलिए इसके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। किससे? हाउस ऑफ लोगों द्वारा। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड, ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसी देखो, जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, या डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस, मैंने बता दिया अपर हाउस है। ठीक है, देखिए आप नाम जरा गौर कीजिए, यहाँ लिखा है राज्यसभा। ठीक है, लिखा है राज्यसभा। राज्यसभा जो राज्य यानी स्टेट, ठीक, वी नो दैट कि राज्य का मतलब स्टेट होता है, और इसको अपर हाउस बोलते हैं, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके यहाँ लिख देता हूँ, मेंबर्स आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या वो भी सही है जो मैंने यहाँ लिखा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, क्योंकि मेंबर्स ऑटोमेटिकली काउंसिल का फॉर्मेशन कर देते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं वो मिल करके राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड, हम लोग ये पॉइंट भी जोड़ देते हैं इसमें, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और ये है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये पॉइंट भी लिख देता हूं मैं। अब देखिए, एक बात जो है इंपॉर्टेंट जो दिख रही है मुझे, वो सबसे ज़्यादा जो आपको भी नज़र आनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से नज़र आनी चाहिए, वो ये है कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे हो सकते हैं। वाई वी कॉल द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, राज्यसभा पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, अब वो राज्य को कैसे, क्योंकि राज्य तो हमारे कई सारे हैं, क्या किसी एक राज्य को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, या कई सारे राज्यों को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा? क्या उसके जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो
एक ही राज्य के होते हैं या अलग अलग राज्य के होते हैं? तो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसके, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जा सकता है, कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव या दूसरे भाषा में जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जो एमएलए और एमपी जितने भी इसमें बैठते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके, जनरली एमएलएज होते हैं, मोस्टली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एमपीज, मेंबर दोनों में एमपी ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें भी एमपी होते हैं, इसमें भी एमपी होते हैं। बस फर्क इतना सिर्फ है कि ये जो एमपीज होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुने गए होते हैं। ठीक है, वो आम जनता द्वारा नहीं चुने गए होते हैं, वो अलग अलग राज्यों से एमएलए द्वारा चुने हुए आते हैं और मेंबर बनते हैं राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा की यही खासियत है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एमएलए के बीच में। ठीक है, एमएलए के बीच में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और एमएलए चुनते हैं और चुन करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। तो दोनों में हम लिख सकते हैं कि मेंबर्स आर एमपीज, एमएलए। ठीक है, एमपीज, और दोनों ही एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें भी, दोनों में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ में आ गया, आई होप कि ये हमने देख लिया, डिफरेंशिएशन देख लिया दोनों के बीच में, मतलब हमने फर्क समझ लिया कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या फर्क होता है। बाकी मेंबर भी होते हैं, कितने मेंबर होते हैं वो मेंबर हम लोग बाद में समझेंगे। हम लोगों को पहले ये भी जानना है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं और लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं? क्या कभी ये इनका जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है? बात पॉइंट है। देखिए, क्या ये लोग जो निर्णय लेते हैं, इनके मेंबर जो निर्णय बैठ के लेते हैं आपस में, मतलब जैसे इनके लोकसभा के अपने मेंबर्स ने डिसीजंस लिया, राज्यसभा के अपने मेंबर्स ने डिसीजन लिया, किसका मायने ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा? तो बात फंसती है यहाँ पर आकर के। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। अब उसको एक तरीके से और सुलझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। तो देखो, प्रेसिडेंट अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पार्ट तो हैं, लेकिन वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं ये इरेज करने वाला हूँ, या मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, बट नॉट पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, जगह है नहीं थोड़ा सा, या मैं इधर लिखता, कोई बात नहीं, अभी मैं लिख दिया हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियरली नज़र आ रहा होगा, विजन अच्छा होगा। रोशनी है, थोड़ी कमी है रोशनी की। ठीक है, तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउसेस। ठीक है, किसी भी हाउस के ये मेंबर नहीं होते। ठीक है, ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, यानी कि लोकसभा का भी ये हिस्सा नहीं होंगे, ना ही राज्यसभा का हिस्सा होंगे। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का तो हिस्सा है, लेकिन दोनों हाउसेस का हिस्सा नहीं होते हुए भी कई बार डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं प्रेसिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि जब फाइनल डिसीजन पास किया जाता है, उस फाइनल डिसीजन को जब भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, कई बार प्रेसिडेंट उसको अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो रोक सकते हैं किसी भी तरीके के निर्णय को, किसी भी तरीके की शक्ति, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो निर्णय को आगे बढ़ने न दें, अपना सिग्नेचर ही ना करें और वो लागू ही ना करें कानून को। ठीक है, इतने पास इनकी पावर है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अक्सर पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो प्रेसिडेंट करते हैं,
प्रेसिडेंट के ही एसेंट से सब कुछ डिसीजन पास होगा, ये तो जाहिर सी बात है। बिना प्रेसिडेंट के एसेंट से कोई भी निर्णय पास नहीं किया सकता, विदाउट एनी एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। can't be passed, ठीक है। ठीक है, विदाउट एसेंट, पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई भी डिसीजन पास नहीं होगा। ये कई बार प्रेसिडेंट दो हाउसेस के ज्वाइंट सेशन भी कर देते हैं। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास इतनी शक्ति होती है कि वो कई बार ज्वाइंट सेशन भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं दोनों हाउसेस का। ज्वाइंट सेशन मतलब एक साथ मिल करके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, सभी जो पार्लियामेंट का पार्ट है वो सभी मिल करके किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो किसी लंबे समय तक किसी चीज़ पर अगर निर्णय नहीं आ रहा है तो दोनों हाउसेस की प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन भी करवा सकते हैं। कंडक्ट ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ऑफ हाउसेस। ओके, मैं सभा नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इसलिए। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ हाउस, ठीक है, ये दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके पास इतनी शक्ति है कि ये लोकसभा, राज्यसभा का दोनों का ही ज्वाइंट सेशन और मीटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, होल्ड एनी डिसीजन, ठीक है, वो किसी भी डिसीजन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के निर्णय को रोक सकते हैं, स्टक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर निर्णय उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है देश के अंदर लागू करना, तो वो कई बार निर्णय को होल्ड किया सकता है या रोका जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी शक्ति है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों पार्लियामेंट का हिस्सा जो हमने देखा। अभी पार्लियामेंट के तीनों पार्ट्स देख लिए हमने, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की कितनी में मेंबर्स कौन होते हैं, लोकसभा को और किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। अब बाकी है लोकसभा के मेंबर्स। तो ये मेंबर्स का जो हिस्सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताना आप लोगों को, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा को लोअर चैम्बर और राज्यसभा को अपर चैम्बर क्यों कहा जाता है, या कोई भी निर्णय क्या इंडिपेंडेंट लिया जाता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा, ठीक है, या दोनों ही निर्णय जो लोकसभा राज्यसभा लेती हैं वो दोनों एक दूसरे के सहमति से लेती हैं या प्रेसिडेंट के सहमति से लेती हैं। तो किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो लोकसभा और राज्यसभा को, वो निर्भर किस पे करता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन पर या इंडिविजुअल डिसीजन पर, ठीक है। तो अब उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी लोग इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके पास एक नोट रहे और आगे आपके लिए यूज़फुल रहे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ये पावर ऑफ राज्यसभा एंड पावर ऑफ लोकसभा है। पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं
कि वो मतलब सभाएं बनाई गई हैं तो उनको कुछ शक्तियां भी दी गई होंगी, उनकी कुछ ताकतें होंगी जिसका वो इस्तेमाल भरपूर करते होंगे। किसके डिसीजन को ज़्यादा मान्य दिया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, किसके निर्णय को कम देखा जाएगा, लोकसभा की राज्यसभा। और अगर इन दोनों ही द्वारा निर्णय पास नहीं हुआ तो फिर निर्णय कौन देता है, ठीक है। वैसे तो जितने भी पॉइंट्स, टॉपिक्स या जितने भी मुद्दे होते हैं और लोकसभा राज्यसभा के अंदर सुलझाए जा सकते हैं और जाते हैं, ठीक है, सुलझाए जाते हैं, जिससे लोकसभा राज्यसभा की एक जो थिंकिंग होती है काम करने की, वो ये है कि वैसे तो मैंने बताया राज्यसभा को सुप्रीम मेंबर बोला जाता है या अपर चैम्बर बोला जाता है, अपर सभा या अपर चैम्बर, लोकसभा को लोअर चैम्बर बोला जाता है, लेकिन कई बार उसके वर्क पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कई बार उसके काम पर निर्भर करता है। कई बार कुछ मामलों में लोकसभा सुप्रीम है, इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में लोकसभा सुप्रीम है, कुछ केसेस में राज्यसभा सुप्रीम है, ठीक है। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा में ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि कुछ केसेस, हाँ, और अब बात आती है कि किसके पास कौन सी शक्ति है, ठीक है, लोकसभा के पास कौन सी शक्ति है और राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति है, ठीक है। तो राज्यसभा को कुछ पावर दी गई है, कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं ओवर द स्टेट्स, मतलब राज्य के ऊपर कुछ स्पेशल शक्तियां दी गई हैं जिसमें राज्यसभा ही निर्णय ले सकती है, लोकसभा निर्णय नहीं ले सकती, ठीक है। तो हम अगर बात करें कोई भी ऑर्डिनरी लॉ पास करना है, कोई भी साधारण निर्णय लेना है तो बोथ हाउसेस लेंगी, दोनों मिल करके लेंगी, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही डिसीजन दोनों ही सभाओं द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और देयर इज ए ज्वाइंट सेशन, कई बार ज्वाइंट सेशन भी हो सकते हैं उनके, ठीक है, कई बार ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग भी हो सकती है। उन दोनों के साथ में जब मीटिंग करवाई जाती है तो उस मीटिंग के अंदर कई बार जो निर्णय होते हैं आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, जो इंडिपेंडेंटली तरीके से, स्वतंत्र रूप से नहीं सुलझाए जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों की मिलन से या दोनों के मीटिंग से, समूह की मीटिंग से ये मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं और रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से काम करती है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ देखना है वो ये है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन होने के बावजूद भी जब दोनों सेशन में आती हैं, ज्वाइंट सेशन में आती हैं, तो उनमें जो लोकसभा होता है, कई बार लोकसभा का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोकसभा का जो बात होती है, वो कई बार ज़्यादा प्रभावशाली होती है राज्यसभा के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर मेंबर ज़्यादा होते हैं। देखो, मेंबर का भी प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मेंबर इसमें ज़्यादा है, इसमें मेंबर कम है, ठीक है। इसीलिए लोकसभा की कई बार बातें ज़्यादा प्रभावशाली होती है बजाय राज्यसभा के। लोकसभा हैव मोर इन्फ्लुएंस ओवर द राज्यसभा व्हेन द ज्वाइंट सेशंस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक जो सबसे बड़ा लॉ मेकिंग डिसीजन जब भी लेना होता है तो, ठीक है। और जो लोकसभा होती है, स्पेशली लोकसभा, उसके पास मनी रिलेटेड, जितने भी मनी रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, बजट बनाना हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट को बजट देना हो गया, ठीक है, स्टेट्स के लिए बजट तैयार करना हो गया, या कोई भी मनी रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है तो वो लोकसभा लेती है, ठीक है। मनी रिलेटेड डिसीजन कौन लेती है? पैसे से संबंधित बजट बनाना, क्योंकि पब्लिक का जो पैसा है वो लोकसभा को ही पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लोकसभा जानती है अच्छी तरीके से कि जो आम जनता का जो पैसा है वो किस तरीके से बजट के रूप में पास करना चाहिए। मैंने बताया था नीड ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मनी रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, डिसीजंस होती हैं, वो कौन लेती है? लोकसभा। और फिर लोकसभा के बाद जब वो राज्यसभा में जाती है तो मैक्सिमम 14 दिन तक वो राज्यसभा के अंदर होल्ड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसको
किसी भी कीमत पे उस बिल को पास करना पड़ता है, मनी रिलेटेड कोई भी बिल होती है, ठीक है। तो ये राज्यसभा के लिए रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। अगर और 14 दिन अगर कोई इसको समस्या लगती है तो 14 दिन के पहले वो लोकसभा को फिर से दे दे कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, आप इसको फिर से चेंज कीजिए, बदलिए, फिर से लागू कीजिए, फिर भेजिए मेरे पास राज्यसभा। लेकिन मैक्सिमम 14 दिन का टारगेट होता है, 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा रख नहीं सकती अपने पास बिल, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसके मेंबर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, और ये सब जब मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर कोई एक ऐसा इम्पीचमेंट या इम्पीचमेंट नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट शब्द हो जाएगा, ठीक है, साधारण शब्दों में इस्तेमाल करूँ कि किसी भी तरीके का अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर किसी भी तरीके की इल्लीगल एक्टिविटी में पाए जाते हैं या उन बाकी मेंबर्स को लगता है लोकसभा के कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब मंत्रिमंडल है और प्राइम मिनिस्टर है, ये किसी तरीके की उनको अब उनको सपोर्ट देना सही नहीं है, तो पार्टीज क्या करती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर को अपनी पद छोड़ भी देनी होती है, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी 1999 की इलेक्शन में सिर्फ 14 दिन के मेहमान थे, ठीक है, 14 दिन के बाद वो चले गए, उनकी पूरी गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जब पार्टियां या जितने मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला करके जब उनको लगता है कि जो काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है उनको सपोर्ट नहीं देना चाहिए या उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है या गवर्नमेंट किसी तरीके का करप्शन कर रही है, इलीगल एक्टिविटी कर रही है, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। एक आधार और होता है जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, वो ये होता है कि जब भी बाकी मेंबर्स को लगता है या लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को ढंग से संभाल नहीं पा रही है, अर्थव्यवस्था को होल्ड करके नहीं रख पा रही है, संभाल करके नहीं रख पा रही है देश की अर्थव्यवस्था को, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए पावर्स लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इसको दोबारा एक बार देखिएगा इस वीडियो को मेरे, और अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छे से समझिए, इसका नोट्स उतार लीजिए। दूसरी बात ये कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडफुल है, ज़रूरतमंद है, तो आप कम से कम इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सोशल साइंस ट्यूटोरियल या मेरे राहुल पांडे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।